Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करूंगी सिजोफ्रेनिया पर। सिजोफ्रेनिया एक फंक्शनल साइकोसिस का डिसऑर्डर है जो कि एक बहुत ही गंभीर रोग है। ये पूरी पर्सनैलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। ये वास्तव में जिस शब्द को हम यूज़ करते हैं पागलपन, उसके इस सिजोफ्रेनिया के लिए हम ये शब्द यूज़ कर सकते हैं। सिजोफ्रेनिया जो शब्द है वो बहुत लेट यूज़ होने लगा। इसके बजाय पहले 1860 में एक बेल्जियन साइकियाट्रिस्ट मोरेल पहले सिजोफ्रेनिया के लिए जो शब्द यूज़ किया करते थे वो था डेमेंस प्रिकॉस। डेमेंस प्रिकॉस के बारे में ये कहा जाता था कि ये जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उनमें मानसिक विघटन हो जाता है, उसके लिए डेमेंस प्रिकॉस का शब्द यूज़ किया जाता था। मतलब कि सिजोफ्रेनिया को पहले बचपन में हुई मानसिक रोग के लिए यूज़ किया जाता था। क्रैपलिन ने भी इसका जो डेमेंस प्रिकॉस शब्द का लैटिन वर्जन यूज़ किया, डेमेंशिया प्रेकॉक्स। क्रैपलिन भी ये मानते थे कि सिजोफ्रेनिया जो बचपन के जो वर्ष होते हैं उन्हीं में ये रोग उत्पन्न होता है। लेकिन जो स्विस मनोचिकित्सक ई ब्लूलर ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मानसिक जो रोग है जिसमें कि मेनली जो स्मृति संबंधी और सीखने संबंधी दोष आ जाते हैं और वो सिर्फ बचपन में ही नहीं होते हैं बल्कि आगे युवा अवस्था में भी इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। और उन्होंने डेमेंस प्रिकॉस या डेमेंशिया प्रिकॉक्स की जगह सिजोफ्रेनिया शब्द का पहली बार 1911 में यूज़ किया। सिजोफ्रेनिया दो शब्दों से मिलकर बना है। सिजो मतलब स्प्लिट होना, स्प्लिट मतलब अलग हो जाना, दो टुकड़ों में बट जाना, और फ्रेनिया मीन्स माइंड। यानी ये इसका सिजोफ्रेनिया का पूरा अर्थ मान के चलें तो इसका अर्थ होता है कि जब व्यक्तित्व जो है वो स्प्लिट हो जाता है, जो दो भागों में बट जाता है, यानी कि पूरी की पूरी पर्सनैलिटी में विघटन यानी डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो उसको हम सिजोफ्रेनिया नाम से जानते हैं। कोलमैन ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है कि सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही व्यापक शब्द है। वो शब्द किसके लिए यूज़ होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया में उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। वो क्या है कि व्यक्ति का जो वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है, व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं को नहीं करता है और उसका जो परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण है, उसके जो सोचने विचार हैं और उसके जो संवेग हैं वो पूरी तरह से असंगठित हो जाते हैं। मतलब अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर रोग है जिसमें कि व्यक्ति का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता। उसे नहीं पता आज दिन क्या है, आज डेट क्या है, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पहना है, तो वो लोगों को पहचान भी नहीं पाता है और उसका सामाजिक अंतःक्रिया दूसरे लोगों से बातचीत नहीं कर पाता है क्योंकि उसके विचारों में ही दोष आ जाता है। वो अपनी ही दुनिया में रहता है और उसके इमोशंस यानी संवेग भी अनुपयुक्त होते हैं। यानी जहाँ हंसना चाहिए वो रो सकता है, जहाँ रोना चाहिए वो ठाका मार के हंस सकता है। वो किसी भी तरह के उसके इमोशंस नहीं भी दिखलाता है। वो उसकी परसेप्शन आसपास क्या हो रहा है वो अपनी ही दुनिया में रहता है।
तो उसकी परसेप्शन भी विघटित हो जाती है, तो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व पूरी तरह से विघटित हो जाता है सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम के कारण। हम किन क्राइटेरियाज के आधार पर कह पाएंगे कि सिजोफ्रेनिया जो रोग है उसके लक्षण क्या हैं? ये सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं वो लगभग 6 महीने तक चलते हैं, जिसमें कि 1 महीने में इन दिए गए सिम्टम्स में से 2 या 2 से अधिक सिम्टम्स का लगभग 1 महीने तक सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। वो सिम्टम्स हैं व्यामोह, विभ्रम और असंगठित संभाषण, और उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही असंगठित हो, या जिसे हम कहते हैं कैटाटोनिक व्यवहार होना चाहिए, यानी जड़ व्यवहार होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना हो, या उसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स होने चाहिए। अब ये इन सारी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। डिल्यूजन्स क्या है, हेलुसिनेशंस क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच किसे कहते हैं, कैटाटोनिक बिहेवियर क्या होता है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ ये सभी जो सिम्टम्स जो 6 महीने तक चलते हैं और कम से कम 1 महीने सक्रिय रूप में रहते हैं, तो इसकी वजह से व्यक्ति के अंतः व्यक्ति संबंध, यानी आपस में एक दूसरे के साथ संबंध जो है वो उस पर असर पड़ना चाहिए, उसके काम पर असर पड़ना चाहिए, और वो अपनी इतना असर पड़ना चाहिए कि वो अपनी देखभाल तक न कर पाता हो, तभी हम व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया का लेबल लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सिजोफ्रेनिया में 2 तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक को हम पॉजिटिव लक्षण कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव लक्षण कहते हैं। अभी हमने क्राइटेरिया में भी नेगेटिव सिम्टम्स की बात की है। पॉजिटिव सिम्टम्स वो होते हैं जहां पर व्यक्ति नॉर्मल व्यवहार से कहीं अधिक व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति जो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस यानी व्यामोह और विभ्रम का अनुभव करता है। नेगेटिव सिम्टम्स में जो व्यक्ति का सामान्य व्यवहार होता है उससे कहीं कम व्यवहार वो करता है, जैसे कि उसके इमोशंस, आमतौर पर व्यक्ति इमोशंस शो करता है, संवेग दिखाता है खुशी के, प्यार के, लेकिन इसमें फ्लैट इफेक्ट होता है, यानी किसी प्रकार के कोई इमोशंस वो नहीं दिखाता है। उसके स्पीच में यानी बहुत कम बोलता है, और वो किसी के साथ संवेदना भी नहीं प्रदर्शित करता, और वो सामाजिक भी नहीं होता, यानी दूसरों से बातचीत नहीं कर पाता है। तो सामान्य व्यवहार का घटा हुआ रूप नेगेटिव सिम्टम्स होता है, और जब सामान्य व्यवहार का बढ़ा हुआ रूप होता है जिसमें कि व्यक्ति डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस का अनुभव करता है, उसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं? डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच यानी असंगठित संभाषण, और असंगठित और अटपटा सा व्यवहार, फ्लैट इफेक्ट जिसमें संवेग बिल्कुल नहीं होते हैं, और ये स्पीच यानी कि कम बोलता है, उसमें अभिप्रेरणा कम होती है, एनर्जी कम होती है, और जो आनंद के अनुभव की भी अनुभूति नहीं होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया की। टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू DSM-4 सिजोफ्रेनिया के 5 प्रकार बताए गए हैं। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करते हैं कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, सबसे पहली टाइप जो है वो है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की अधिकता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति में किसी भी प्रकार का जो बोलने में असंगठन नहीं मिलता है, और ना ही उसका कैटाटोनिक बिहेवियर होता है,
कैटाटॉनिक बिहेवियर मतलब जड़, जड़ व्यवहार मतलब कि एक जगह बैठा रहे लंबे समय तक, कोई पोस्चर नहीं बदलना, ऐसा ये व्यवहार शो नहीं करता है। ना ही उसके अनुपयुक्त भाव होते हैं, संवेग होते हैं। ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से जो पीड़ित व्यक्ति है, आमतौर पे लोगों को वो बड़ा ही इंटेलेक्चुअल लगता है, लेकिन वास्तव में उसमें डिलूजन्स यानी झूठे विश्वास जो कि वास्तविकता से संबंध नहीं रखते हैं, वो उनको ये बताया जाए कि ऐसा नहीं है तो भी वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। हेलुसिनेशंस, आपको पता है कि वातावरण में जब कोई उपस्थित उद्दीपक न हो तो भी व्यक्ति उनको परसीव करता है। ऑडिटरी में मतलब वातावरण में कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया कुछ आवाज़ें सुन सकता है जो उसको निर्देश दे रही होती हैं या कुछ कह रही होती हैं, और वो उनके प्रति जवाब भी देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया में दो तरह के कम से कम सिम्टम्स होने चाहिए। इसमें जो है इमोबाइल बॉडी, व्यक्ति का जो शरीर होता है वो बिल्कुल जड़ हो जाता है। जड़ मतलब कि जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, अगर वो एक पोजीशन में बैठ गया तो वो घंटों उसी पोजीशन में बैठा रहता है। अगर उसकी पोजीशन को चेंज किया जाए, मान लो वो बैठा है और उसका हाथ आपने पकड़ करके ऊपर कर दिया, तो वो वहीं पर हाथ पड़ा रहेगा लंबे समय तक। इस स्टेज को हम स्टूपर स्टेज कहते हैं। और हम अगर उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और वो पोजीशन वहीं रहती है, इसको नाम हम देते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मोमी नम्यता। जैसे हम मोम को कोई शेप दे सकते हैं, इसी प्रकार से अगर उसकी पोस्चर को बदल दिया जाए तो वो घंटों उसी पोस्चर में बैठा रह सकता है। या फिर उसमें एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाता है, जैसे घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, बिना किसी मतलब के बोलता रहता है और बहुत ऊंचा बोलता है, वो आक्रामक व्यवहार भी कर सकता है, तो उसकी क्रियाशीलता बहुत बढ़ जाती है। उसके अंदर नेगेटिविज्म यानी नकारात्मकता बहुत अधिक होती है। जैसे कि अगर उसको हिलाया जाए, एक पोजीशन में जहाँ बैठा हुआ है, अगर उसको वहाँ से उठाने का प्रयास किया जाए तो वो इसके लिए रेजिस्ट करता है, यानी ऐसा करने के लिए वो तैयार नहीं होता है, और वो दूसरों की निर्देशों का पालन नहीं करता है क्योंकि उसमें पूरी नकारात्मकता होती है। और ऐसा व्यक्ति जो कि कैटाटॉनिक स्टूपर की स्टेज में होता है, वो किसी से बात भी नहीं करता है। आप बेशक कितने ही बात करने की कोशिश करें, वो आपको जवाब नहीं देगा। और कैटाटॉनिक सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति अगर कोई दूसरा कुछ शब्द बोलता है तो वो उन्हीं को रिपीट करता रहता है, या फिर कोई दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं को देख करके उन्हीं क्रियाओं को दोबारा रिपीट कर सकता है। थर्ड टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, असंगठित मनोविदलता। सिजोफ्रेनिया के लिए शब्द है मनोविदलता। तो ऐसे व्यक्ति में सिम्टम्स होते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो संभाषण यानी स्पीच होती है बहुत ही असंगठित होती है। असंगठित स्पीच का मतलब है कि वो व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, कुछ शब्दों को रिपीट भी कर सकता है, यानी वो क्या कहना चाहता है वो स्पष्ट नहीं होता है। उनकी बातचीत में एक तालमेल या बैलेंस देखने को नहीं मिलता है, या तो वो बहुत कम बोलता है या बोलता है तो उनमें जो तालमेल है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, उसका व्यवहार बिल्कुल भी संगठित नहीं होता है। जैसे उसका वो अजीब सी हरकतें कर सकता है बोलते हुए, और उसे खुद नहीं पता कि उसने बाल बनाए हैं कि नहीं है, कपड़े ठीक से पहने हैं या नहीं हैं, वो खिखी करके हंस सकता है, किसी के ऊपर कुछ फेंक सकता है, और कोई भी अटपटा व्यवहार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति में जो संवेग हैं वो नामात्र के होते हैं। जैसे
व्यक्ति जब हंसी की बात सुनता है तो हंसता है, गम की बात पर उसका रिएक्शन थोड़ा उदासी वाला होता है, लेकिन ये व्यक्ति सही जो संवेग है नहीं प्रदर्शित करते, उसके फेस पर संवेगों की शून्यता होती है। लेकिन इस प्रकार के डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया में, असंगठित मनोविकलता में कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं और न ही उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होते हैं। अगर होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में। ऐसा जो व्यक्ति है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन की बहुत कम मात्रा महसूस करता है। तो मेन उसके जो लक्षण हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और फ्लैट अफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया की। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ही आपको पता है कि जिसको हम अलग से डिफरेंट कैटेगरी में ना डाल सकें, यानी ऐसे इस प्रकार के सिजोफ्रेनिया के रोगी के लक्षण कुछ मिले जुले होते हैं जिसको कि दूसरी जो टाइप्स हैं उससे अलग कर पाना मुश्किल होता है। जैसे सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से भी मेल नहीं खाते, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं करते और ना ही कैटाटोनिक टाइप के सिजोफ्रेनिया को की कसौटियों को पूरा करते हैं। तो ये इन तीनों की कैटेगरी में तो आता नहीं है। तो यहाँ से अलग क्यों है? क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि इसमें डिल्यूजन्स भी पाए जाते हैं, इसमें हेलुसिनेशंस भी पाए जाते हैं और इनमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी होती है और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी होता है और फ्लैट इफेक्ट भी होता है। अभी आपने देखा कि अभी हमने डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया की बात की थी, उसमें ये तीनों सिम्टम्स प्रेजेंट थे, लेकिन डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस उसमें नहीं थे। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस जो थे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलते थे, लेकिन पैरानॉइड में ये जो सिम्टम्स हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और फ्लैट अफेक्ट देखने को नहीं मिलते थे। तो इस प्रकार से ये अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में डाला गया है इसको। नेक्स्ट है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेजिडुअल का मतलब होता है जो अवशेष बच गए हैं, मतलब इस क्राइटेरिया में डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस देखने को नहीं मिलते हैं और न ही डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, असंगठित भाषण भी नहीं होता और असंगठित व्यवहार भी नहीं होता, कैटाटोनिक व्यवहार भी नहीं होता। मुख्य तौर पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा व्यक्ति जो कि रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया की कैटेगरी में आता है वो एक बार पहले की दी हुई 4 टाइप्स में से किसी एक टाइप का शिकार हो चुका होता है, लेकिन उसके ठीक होने के बाद उनके मेन सिम्टम्स जो हैं वो प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव सिम्टम्स रह जाते हैं। जैसे कि वो उसके विश्वास, वो बड़े ही अजीब उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं और उसके जो परसेप्शन है वो भी थोड़ी सी चेंज हुई मिलती है। तो जैसे नेगेटिव सिम्टम्स में आपने और भी पीछे पढ़ा है कि उसमें स्पीच वो बहुत कम बोलता है, यानी कि उसका जो सामान्य व्यवहार है उससे कहीं कम व्यवहार वो प्रदर्शित करता है। तो सिर्फ क्योंकि वो एक बार सिजोफ्रेनिया का पेशेंट रह चुका और ठीक होने के बाद कुछ अवशेष बच जाते हैं लक्षणों के, इसीलिए इसका नाम रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया रखा गया है। अब हमने पहले बात की है क्राइटेरियाज में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं, तो यहाँ मैं जस्ट एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स बता रही हूँ। हेलुसिनेशन जैसे आपने पहले भी डिप्रेशन में भी मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा अनुभव होता है जब बाहरी वातावरण में कोई उद्दीपक नहीं है, उद्दीपक न होने पर भी व्यक्ति जब किसी उद्दीपक को
परसीव करता है तो उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो इन सभी पांचों से संबंधित हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। उसको कुछ दिखाई दे सकता है, वातावरण में कुछ है नहीं, कुछ सुनाई दे सकता है, वातावरण में कुछ है नहीं, उसको किसी तरह का टेस्ट आ सकता है जबकि मुंह में कुछ डला नहीं, उसको कुछ अजीब सी जो स्मेल परसीव कर सकता है, वातावरण में कुछ है नहीं, त्वचा पर कुछ ऐसा महसूस कर सकता है जबकि वहां पर कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन सिजोफ्रेनिया का पेशेंट मेनली उसको कुछ ना कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जबकि वातावरण में होती नहीं। इसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। डिल्यूजन यानी व्यामोह, कुछ झूठे विश्वास होते हैं जो कि जो वास्तविकता है उसके साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते। अगर उसको ये बताने की कोशिश भी की जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है तो भी वो मानने को तैयार नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिल्यूजन्स के। जैसे व्यक्ति कहता है कि जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है और उसको डिल्यूजन्स हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो फीलिंग्स हैं, मेरे जो एक्शंस हैं, वो किसी बाहरी एजेंट द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। मेरे दिमाग के अंदर कोई अपने विचारों को ठूस रहा है। मेरे विचारों को यानी कि जो मैं सोच रहा हूं उसको टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में मेनली जो डिल्यूजन्स मिलते हैं वो रेफरेंस का डिल्यूजन मिलता है, परसिक्यूशन यानी दंडात्मक व्यामोह कि कोई मुझे दंड देना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है, इस प्रकार के व्यामोह उसके अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया की, कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होता है। तो यहाँ मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है कि जेनेटिक यानी हेरिडिटी भी सिजोफ्रेनिया का कारण होती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट और सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो हैं सिजोफ्रेनिया में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट है यानी कि ब्रेन में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, नर्वस सिस्टम में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं और जिसके कारण ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है। जैसे कि केमिकल्स में भी जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनमें बैलेंस नहीं रह पाता है और ये सब चीज़ें सिजोफ्रेनिया को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी की। सिजोफ्रेनिया जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी अगर माता पिता की तरफ से परिवारों में कोई भी अगर सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है तो उनकी आने वाली संतानों में सिजोफ्रेनिया के उत्पन्न होने में के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना क्लोज ब्लड रिलेशनशिप होगा उतना ही सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। और ये देखा गया है कि अगर माता या पिता में से कोई सिजोफ्रेनिया का रोगी है तो उनकी संतान जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स है, समरूपी यमज हैं, जुड़वा हैं, तो अगर उनमें से किसी एक को सिजोफ्रेनिया हो जाता है तो दूसरे को भी सिजोफ्रेनिया होगा क्योंकि उन दोनों की हेरिडिटी सेम है। और दोनों की हेरिडिटी सेम है और क्योंकि उनके पेरेंट्स सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं तो अगर एक को इस जुड़वा में से सिजोफ्रेनिया होता है तो दूसरे में भी सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं उनका भी जो इम्बैलेंस है वो सिजोफ्रेनिया उत्पन्न करता है। तो डोपामाइन हाइपोथेसिस यानी कि ब्रेन में एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी केमिकल होता है जिसका नाम होता है डोपामाइन। ये देखा गया है कि जो सिजोफ्रेनिया के रोगी होते हैं उनमें इस डोपामाइन केमिकल की अधिकता देखी गई है। इसका मतलब अधिक डोपामाइन का ब्रेन में होना सिजोफ्रेनिया के लिए उत्तरदायी होता है। और सिजोफ्रेनिया के रोगी को जब क्लोरप्रोमाज़ाइन नामक दवा दी जाती है जो कि डोपामाइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है
तब देखा जाता है कि सिजोफ्रेनिया के रोगी में जो है सुधार देखा गया है। इसका मतलब ये बात इस बात को प्रूव करती है कि डोपामाइन जो है सिजोफ्रेनिया के उत्पन्न होने में अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा, एम्फेटामिन ड्रग्स। एम्फेटामिन्स उत्तेजक दवाएं होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देती हैं। जैसे कि रात भर अगर जाग के पढ़ना है तो लोग एम्फेटामिन्स लेते हैं। हालांकि ये इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन एम्फेटामिन लेने से डोपामाइन रिलीज होता है और जब हम एम्फेटामिन ड्रग्स बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो डोपामाइन का लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ हमने बताया कि डोपामाइन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये सिजोफ्रेनिया को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोकेमिस्ट्री की। न्यूरोकेमिस्ट्री मतलब हमारे नर्वस सिस्टम में जो केमिकल्स हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में भी बात की, यहाँ हम दोबारा से हम बात कर रहे हैं ग्लूटामेट हाइपोथेसिस। ग्लूटामेट हाइपोथेसिस में हमने कहा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। अब देखिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये अग्रभाग, ब्रेन का ये जो अग्रभाग है इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये हिप्पोकैम्पस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें इन दोनों ही पोर्शंस में जो ग्लूटामेट रिसेप्टर का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होता है। अब अगर जो ब्रेन की संरचना है उसमें असामान्यता देखने को मिलती है तो उसकी वजह से भी जो है सिजोफ्रेनिया का रोग हो जाता है। ये देखा गया है कि सिजोफ्रेनिया के रोगियों में जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं। वेंट्रिकल्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। इनका साइज सिजोफ्रेनिया के रोगी में बढ़ा हुआ होता है। दूसरा, फ्रंटल लोब में जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। फ्रंटल लोब का क्या फ्रंटल लोब का जो रोल होता है वो रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसमें एक्टिविटी लो हो, जैसे मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, अब ये देखिए, ये फ्रंटल लोब है। ये इसके साथ आपने देखा है कि ये पार्ट प्लानिंग में और मोटिवेशन के लिए और ये सेंसेशन के लिए, मोटर एक्टिविटीज के लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्टिविटी कम होगी तो भी सिजोफ्रेनिया का रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हमने कहा कि टेम्पोरल लोब्स, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला जो है वो, ये जो तीनों चीजें हैं मैं आपको फिर दिखाती हूँ। टेम्पोरल लोब, ये देखिए, ये सारा टेम्पोरल लोब, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला, ये पोर्शंस हैं हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और टेम्पोरल लोब। इनमें भी अगर एबनॉर्मलिटीज देखी जाती हैं तो भी पॉजिटिव सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के डेवलप होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में आपने पढ़ा था हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स के बारे में आपने पढ़ा था। अब ये डायग्राम आपको दिखाता है कि सिजोफ्रेनिया का जो रोगी है, जैसे ये सिजोफ्रेनिया का रोगी है, इसमें जो प्रारंभिक अवस्था और बाद की अवस्था में ग्रे मैटर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, ये जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर जो है उसमें कमी आती चली जाती है। और ये कमी जो है, ग्रे मैटर में कमी होने की वजह से, क्योंकि ग्रे मैटर जो है सीखने और याद करने में बहुत हेल्प करता है, और सिजोफ्रेनिया के रोगी में इसीलिए वो उसे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उसका वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। नेक्स्ट है बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये देखा गया है कि सिजोफ्रेनिया के जो रोगी हैं उनको जन्म के समय या प्रेगनेंसी के समय कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर रही होती हैं। कहीं ना कहीं जो नशीले पदार्थ हैं वो भी सिजोफ्रेनिया को उत्पन्न करने में सहायक रहते हैं। जैसे कि ये पौधा, ये मैरिजुआना का है, जिसे कि हम भांग कहते हैं, और भांग से ही आगे गांजा निकलता है जिसे कैनाबिस कहा जाता है। और जब ये गांजा
को अधिक मात्रा में लेते हैं तो उससे भी साइकोसिस यानी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। साइकोसिस में डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस मेन सिम्टम्स होते हैं। साइकोडायनेमिक फैक्टर्स कि अगर व्यक्ति को बचपन में जो बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि बहुत ही जो प्यार और स्नेह मिलना चाहिए, जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलती है या फिर पेरेंट्स उसको बहुत हद से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं या उसको तिरस्कार करते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति जो बच्चा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक आघात देता है, जिसके कारण सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। बिहेवियरल फैक्टर्स कहते हैं कि सिजोफ्रेनिया का कारण जो है फॉल्टी लर्निंग है, यानी कि इस व्यवहार को हम सीखते हैं जो कि गलत प्रकार का व्यवहार है। बच्चों को जब अपने प्रारंभिक जीवन काल में जो वो करते हैं उनके प्रति पुरस्कार नहीं मिलता, तो वो दूसरों की अटेंशन और संवेदना पाने के लिए अजीब से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और यही अजीब व्यवहार आगे चल करके सिजोफ्रेनिया का रूप ले लेते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स का मतलब है कि सिजोफ्रेनिया के रोगी में जो संज्ञानात्मक यानी कि थॉट प्रोसेसेस हैं उनमें भी डिस्टर्बेंसेस आ जाती है और इसी के कारण जो उस थॉट प्रोसेसेस के कारण ही उसका परसेप्शन फॉल्टी हो जाता है और उसकी मेमोरीज भी अफेक्ट होते हैं, यानी कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया का कारण कॉग्निटिव फैक्टर भी है। सोशो कल्चरल फैक्टर्स यानी कि फैमिली और समाज के साथ रिलेशनशिप सही न होना या फिर स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कि किसी की प्यारे व्यक्ति की जिससे हम प्यार करते हैं उसकी डेथ हो जाना, अपने प्यारे से दोस्त से या किसी अपने साथी से ब्रेकअप हो जाना या नौकरी छूट जाना, यानी स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी सिजोफ्रेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट सिजोफ्रेनिया के रोगी को एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी ड्रग्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से उसके थॉट प्रोसेसेस को सही करने का प्रयास किया जाता है और ग्रुप थेरेपी यानी कि समूह में उसको थेरेपी दी जाती है। फैमिली थेरेपी, यहाँ पर फैमिली को भी जो है पूरी इस सिचुएशन से अवगत कराया जाता है ताकि जब रोगी सही होकर के जाए तो रिलैप्स ये बीमारी ना हो। थैंक यू।